अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट पीरियड है और ये तकरीबन 64 साल का अरसा है जिसे हम विक्टोरियन एज कहते हैं। ये एज शुरू होती है तकरीबन 1837 से, जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की मलिका बनी। ये एज तब से शुरू होती है और ये चलती है 1901 तक, यानी जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई। तो अगर देखा जाए तो 64 साल का अरसा किसी भी एज के लिए कम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा अरसा होता है क्योंकि 64 साल के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। हम आज इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा इस एज का, उसके बाद इस एज के जो फेमस पोइट्स हैं, नॉवलिस्ट हैं और प्रोज राइटर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलें विक्टोरियन एज शुरू करते हैं। दोस्तों, विक्टोरियन एज बड़ा पीसफुल दौर था क्योंकि इस दौर में गवर्नमेंट स्टेबल थी। किसी भी कंट्री या स्टेट की प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले एजेस में ऐसा होता था कि एक शख्स बादशाहत हासिल करने के लिए पहले वाले बादशाह के खिलाफ बगावत शुरू कर देता या हमला करके उसकी बादशाहत ख़त्म कर देता। मगर इस दौर में तकरीबन 64 साल तक एक ही हुकूमत रही, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने खूब तरक्की की। इसी दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इससे पहले लोग ज़मीनों पर काम करने को अहमियत दिया करते थे, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। इसी दौर में रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी वजह से लोगों की सफ़र की मुश्किलात कम हुई और चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद मिली। और इसके अलावा टेलीफोन, टेलीग्राफ, बाइसिकल, एक्सरे और बहुत सी चीज़ें ईजाद की गईं। दोस्तों, विक्टोरियन एज में रोमांटिसिज्म मौजूद थी, लेकिन ये रोमांटिसिज्म पिछली रोमांटिसिज्म की तरह नहीं थी। इस दौर की सोसाइटी रिवोल्यूशनरी फेज़ से इवोल्यूशनरी फेज़ में दाखिल हो चुकी थी। रिवोल्यूशन कहते हैं जो एकदम से कोई चेंज आता है, और इवोल्यूशन कहते हैं जो चेंज स्लोली आता है। अब इसका मतलब ये है कि रोमांटिसिज्म की वजह से जो सोसाइटी में एकदम से चेंज आया था, वो अब स्लो डाउन होकर प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा था। लोग साइंस के आ जाने की वजह से आगे देखा करते थे और मॉडर्निज्म की तरफ चल पड़े थे। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी विक्टोरियन एज की जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अगर हम इस दौर के फेमस पोइट्स की बात करें तो इस दौर के फेमस पोइट्स में शामिल हैं एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रिस्टियाना रोज़ेटी, ऑस्कर वाइल्ड और टॉमस हार्डी। सबसे पहले बात करते हैं एल्फ्रेड टेनिसन की। इस दौर का सबसे अजीम शायर एल्फ्रेड टेनिसन ही था। इसकी वजह से 1832 से 1887 तक के दौर को द एज ऑफ टेनिसन भी कहा जाता है। इसके फेमस वर्क्स में शामिल हैं लोक्सले हॉल, द प्रिंसेस और इसके अलावा आइडल्स ऑफ द किंग। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग को इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा शायर नहीं समझा जाता था, लेकिन इसके मरने के बाद जब लोगों ने देखा कि इनके वर्क्स में डेप्थ और ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट पाई जाती है, तो लोगों ने इसे भी टेनिसन की तरह एक अजीम शायर समझना शुरू कर दिया। दोस्तों, ब्राउनिंग की शायरी में ज़्यादातर ड्रामेटिक मोनोलॉग पाया जाता था। इनके फेमस वर्क्स में शामिल हैं माई लास्ट डचेस, रिंग एंड द बुक और इसके अलावा पॉलिन। मैथ्यू आर्नल्ड इन दोनों की तरह अजीम शायर तो नहीं था, मगर काफ़ी फेमस था। इसके फेमस वर्क्स में शामिल हैं द स्कॉलर गिप्सी और इसके अलावा समर नाइट। अब बात करें अगर क्रिस्टियाना रोज़ेटी की, तो क्रिस्टियाना रोज़ेटी ने जो फेमस वर्क्स लिखे वो हैं व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट और द प्रिंस प्रोग्रेस। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखे द नाइटिंगेल एंड द रोज़ और इसके अलावा द गार्डन ऑफ एरोज। और टॉमस हार्डी के फेमस वर्क्स हैं द डाइनेस्ट और इसके अलावा मूमेंट्स ऑफ वियन। दोस्तों, इस दौर में बहुत सारे प्रोज राइटर्स थे जिनमें फेमस हैं टॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन और मैथ्यू आर्नल्ड। ये वही मैथ्यू आर्नल्ड हैं जिन्हें हम पीछे पोइट्री में पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये प्रोज भी लिखा करते थे, तो इसलिए हम इन्हें प्रोज राइटर्स में भी स्टडी करेंगे। थॉमस कार्लाइल के फेमस वर्क्स हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पास्ट एंड प्रेजेंट और इसके अलावा हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप। अब जो जॉन रस्किन थे वो आर्ट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और इनके बहुत सारे वर्क्स में आर्ट का जिक्र है। इनके फेमस वर्क्स हैं
मॉडर्न पेंटर्स, सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर और द स्टोन्स ऑफ वेनिस। अब जो मैथ्यू आर्नल्ड के फेमस प्रोज हैं वो हैं केल्टिक लिटरेचर, ऐसे इन क्रिटिसिज्म और इसके अलावा कल्चर एंड अनार्की। दोस्तों इस दौर में नोवेल बहुत ज़्यादा फेमस था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं कहूँ कि नोवेल पोइट्री से भी ज़्यादा फेमस था। इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से राइटर्स भी नोवेल ज़्यादा लिखा करते थे। इस दौर के फेमस नोवेलिस्ट में शामिल हैं चार्ल्स डिकेंस और विलियम मेकपीस थैकरे। चार्ल्स डिकेंस एक गरीब घराने से था और इसने बचपन से ही बहुत सी मुश्किलात देखी। इसके बरक्स जो विलियम मेकपीस थैकरे था वो एक अमीर ख़ानदान से था। डिकेंस जो था वो रोमांटिक और इमोशनल था, जबकि थैकरे रियलिस्ट और मॉरलिस्ट था। डिकेंस चीज़ों को इमेजिन करके लिखा करता था और जो थैकरे था वो लिखता था जो वो देखता था, क्योंकि वो एक रियलिस्ट था। डिकेंस के फेमस वर्क्स हैं पिकविक पेपर्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और इसके अलावा ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप। और थैकरे के फेमस वर्क्स हैं वैनिटी फेयर, डेविड कॉपरफील्ड और द वर्जीनियंस। दोस्तों डिकेंस और थैकरे के अलावा जॉर्ज एलियट और टॉमस हार्डी भी इस दौर के बड़े नाम हैं। जॉर्ज एलियट ने जो नॉवेल्स लिखे उनमें फेमस हैं सीन्स ऑफ क्लर्जिकल लाइफ, द मिल ऑन द फ्लोस और सिलास मार्नर। टॉमस हार्डी के फेमस वर्क्स में शामिल हैं द वुडलैंडर्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव और इसके अलावा द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। दोस्तों ये था विक्टोरियन पीरियड जो ख़त्म हुआ तकरीबन 1900 में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।